सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। जैसा कि दोस्तों हम सब जान चुके हैं कि पहले जो है हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई है उसमें व्यंजन से संबंधित जो भी जानकारी थी उसको प्रदान किया गया। उसके आगे हमारे पास आज जैसा कि टॉपिक नोट हुआ है कि व्यंजन विशेष, इसका मतलब है कि व्यंजन से संबंधित जो जानकारी पिछली क्लास में आपको दी गई उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो विशेषता वो पूछा करता है परीक्षक। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले व्यंजन विशेष से संबंधित कुछ जानकारी हैं, उसके बाद व्यंजन से संबंधित और जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि सबसे पहले देखते हैं हमारे पास व्यंजनों से संबंधित जानकारी। एक शब्द आया है आगत और व्यंजन। तो आगत व्यंजन कौन होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आगत व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो अन्य किसी भाषा से हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। तो जैसे देखा जाए क, ख, ग, ज, फ। तो जैसा कि देखते हैं दोस्तों हमारे पास क, ख, ग, ज, फ ये जो ध्वनियाँ हैं लगती तो सेम है, किंतु इसमें जो तल बिंदु लगा हुआ है इनके कारण ये कहलाते हैं कि ये आगत व्यंजन है। दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो इसके लिए कहा जा सकता है कि अरबी फारसी। तो अरबी फारसी जो भाषा है वो भारत से बाहर की भाषा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि आगत व्यंजन है, या कहते हैं कि ये विदेशी भाषा। ये कैसी भाषा है दोस्तों? इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो भाषा है वह विदेशी भाषा से आए हुए ध्वनियाँ हैं, और ये ध्वनियाँ व्यंजन के तौर पर होती हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि आगत व्यंजन है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछता है कि इनमें क्या इन सभी ध्वनियों में क, ख, ग क्या इनका प्रयोग आज भी उतना ही होता है जितना कि मुगल काल में होता था? तो दोस्तों आज जो है इनका प्रयोग कम हो गया है, और देखा जाए कि जो ज और फ है तो इसका प्रयोग अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क, ख, ग ये तीन ध्वनियाँ हैं व्यंजन की आगत व्यंजन में, तो ये आज कम प्रयोग में हैं, और अधिक प्रयोग में कौन सी हैं? ये दो ध्वनियाँ। तो दोस्तों ये दो ध्वनियाँ हमारे पास याद रखिएगा, आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। इनका दूसरा एक नाम दिया गया है आगत व्यंजन, इनको कहा जाता है तल बिंदु वर्ण। तो जैसा कि यहाँ पर टॉपिक नोट है व्यंजन विशेष, कहने का मतलब व्यंजन वही होते हैं लेकिन बार बार उनसे संबंधित जानकारी अन्य नाम से पूछी जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तल बिंदु वर्ण। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्ण जिनके तल में यानी तली में बिंदु हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 वर्ण लिखे हुए हैं व्यंजन ध्वनियाँ है, इनमें तली में बिंदु है, इसलिए इनको कहा गया तल बिंदु वर्ण, यानी यही व्यंजन वर्ण तल बिंदु वर्ण भी कहलाते हैं। फिर एक बात आती है इसमें हमारे पास दूसरी कि शीर्ष बिंदु वर्ण। तो दोस्तों शीर्ष बिंदु वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? तो दोस्तों जैसे ये शब्द लिखा हुआ है शीर्ष बिंदु, तो कहने का मतलब ऐसा वर्ण जिसके शीर्ष पर यानी सिरे पर बिंदु हो। तो ऐसी हमारी व्यंजन ध्वनि है अंग। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो अंग है तो यह अपने आप में और भी कुछ नाम से जाना जाता है, लेकिन यह शीर्ष बिंदु वर्ण के नाम से भी फेमस है। फिर बात आती है दोस्तों तीसरी बात कि पार्श्व बिंदु वर्ण। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है हमारा अह। तो यहां पर देखते हैं पार्श्व बिंदु वर्ण। दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसा वर्ण जिसके पार्श्व में अर्थात बगल में क्या हो बिंदु। तो इस आ के बगल में जो है बिंदु होता है, यहां पर आ वर्ण है, इसके सिरे पर बिंदु होता है। तो ये सिरे पर है इसलिए कहा गया कि शीर्ष बिंदु है, इसके बगल में है तो इसलिए कहा गया ये पार्श्व बिंदु वर्ण है। दोस्तों इसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारी है। एक शब्द आता है लुंठित वर्ण। तो दोस्तों लुंठित वर्ण क्या होते हैं और कौन है? तो जो लुंठित वर्ण है वह र है। अब र कैसे है? तो इसके लिए परिभाषा के तौर पर आप समझ सकते हैं
कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जुबान या कहें कि जिह्वा का लुढ़क कर मूर्धा का स्पर्श करना। यानी कह सकते हैं कि जो रा है तो रा को जैसे हम उच्चारित करते हैं तो रा कहने के लिए जो जिह्वा है वह लुढ़क कर मूर्धा से स्पर्श करती है, तभी हम इसका जो है उच्चारण कर पाते हैं। तो दोस्तों रा का उच्चारण में जो मूर्धा है तो मूर्धा जो ऊपर का तालु होता है उसका हार्ड पोर्शन कहलाता है, लेकिन कुछ हिस्सा कभी कभी उसके पीछे का भी लेते हैं तो मूर्धा के साथ कभी कभी हम तालु बात कर देते हैं। तो तालु का मतलब जो तालु होता है ऊपर का उसमें मूर्धा भी पाई जाती है जो कि एक कठोर भाग होता है, और जो तालु जिसको मेन कहते हैं वह होता है सॉफ्ट यानी कोमल। तो यहाँ पर तालु भी अगर आ जाता है तब भी बात सही कही जा सकती है कि जो जिह्वा लुढ़क करके अगर मूर्धा का या तालु का स्पर्श कर रही है तो आप उसको इस श्रेणी में लाओगे। फिर दोस्तों बात आती है कि एक आता है पार्श्विक वर्ण। जो पार्श्विक वर्ण होता है इसके अंतर्गत आता है एक वर्ण हमारा व्यंजन का, ये भी व्यंजन है और यह भी है। तो यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन ला है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब हम इस ला का उच्चारण करते हैं तो हमारे पास देख लेते हैं जिह्वा के पार्श्व भाग से वायु का बाहर आना। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम ला को उच्चारित करते हैं तो जिह्वा के पार्श्व भाग से वायु जो है बाहर निकलती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि यह जो है पार्श्विक वर्ण ध्वनि है। और दोस्तों कह सकते हैं कि जो ला ध्वनि है इसके उच्चारण में जिह्वा के बगल से या किनारों से या छोरों से वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसको हम पार्श्विक वर्ण या व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक है प्रकंपित या कहें तो जो प्राकंपित वर्ण है दोस्तों इसमें भी जो ये लुंठित वर्ण है इसी की परिभाषा आ जाती है। तो कभी कभी पूछ देता है लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो हम जैसा कि लुंठित वर्ण की परिभाषा जो पढ़े हैं वही प्रकंपित वर्ण है, तो इसके अंतर्गत भी रा ही आता है। तो जैसे वहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर प्रकंपित वर्ण की परिभाषा और कौन होता है वो पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं आगे इसी में और भी जानकारियां हैं व्यंजन से संबंधित जो विशेष करके पूछी जा रही हैं आजकल। तो यहाँ पर एक शब्दावली आती है जिसका नाम है सहज या काकल्य वर्ण। सहज या काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रीय वर्ण। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर जो सहज है इसका मतलब यह है कि ऐसा वर्ण या व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत आसानी हो। दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर प्रेशर पड़ने से वायु के वेग होने आने से या कंपन से वह कंपित हो जाए स्थान, वह होता है काकल। तो काकल स्थान जब कंपित होता है उससे जो ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं काकल्य। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है स्वर यंत्रीय वर्ण। तो स्वर यंत्रीय वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो स्वर यंत्र होता है जिसको आप कंठ बोल सकते हो, वहाँ पर प्रेशर पड़ता है वायु के बाहर आने पर, तो वहाँ पर एक कंपन पैदा होता है। तो कुल मिला के जो इसकी परिभाषा है वही इसकी हो सकती है, वही इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर एक सब वर्ड आता है ह। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको उच्चारित करते हो देखते हैं कि जो अंदर से वायु बाहर आती है, जैसे ही स्वरयंत्र पर या कंठ पर या कहेंगे काकल पर एक प्रेशर आता है और वह वेग के कारण कंपित हो जाता है, वहाँ की जो वायु होगी वह भी कंपित हो जाती है, और जिस स्थान पर यह हो रहा है प्रेशर वहाँ पर भी कंपन होने लगता है अंग में।
तो इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों कि यह हा जो वर्ण है वह कैसा है, स्वरयंत्री वर्ण, काकल्य वर्ण या फिर सहज वर्ण। इसके इतने नाम आप दोस्तों कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में बहुत सी जानकारियां छिपी हुई हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जितने भी वर्ण हैं इनको हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के बारे में, तो यहाँ पर एक आधार हमें मिलता है नेक्स्ट, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको विभाजित करने के लिए एक रूप दिया गया प्राणत्व के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि प्राणत्व है क्या। यहाँ पर जो प्राण शब्द है, इस प्राण शब्द का मतलब होता है वायु। कहने का मतलब ये है कि किस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा कम है या ज़्यादा है। तो इस आधार पर देखते हैं तो इसके दो भेद पाए जाते हैं। पहला कौन सा है दोस्तों, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो दोस्तों अल्प प्राण प्राणत्व के आधार पर ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु कम से कम प्रयोग में लाई जाए। जैसे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर परिभाषा के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, कम वायु का प्रयोग हो उच्चारण में। अगर उच्चारण में व्यंजन के कम मात्रा में वायु का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वह अल्प प्राण व्यंजन होगा, और जो महाप्राण व्यंजन होंगे उनके उच्चारण में वायु का अधिक होना पाया जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिक वायु का प्रयोग हो उच्चारण में। तो दोस्तों देखते हैं कि अब इनके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं व्यंजन। तो जो कम वायु का प्रयोग करने वाले होते हैं अल्प प्राण व्यंजनों में, तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं वर्गीय व्यंजनों में। तो वर्गीय व्यंजनों में हमारे पास अल्प प्राण जो ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन की, उनमें पहला और तीसरा और पांचवा। तो कहने का मतलब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है का, खा, ग, घ, अंग, तो दोस्तों ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो ये इंडिकेशन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैंने यहाँ पर नाम लिया है 1 का, तो इसका मतलब वर्ग कितने हैं, 5 हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 हैं। तो इस आधार पर प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और तीसरा और पांचवा, ये सब जो वर्ण होंगे पांचों में, वो सब कहलाएंगे कि ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों जो स्पर्श व्यंजनों के बाद जो हमारे पास व्यंजन आते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वह सभी हमारे पास जो भी हैं वो अल्प प्राण व्यंजन की ध्वनि में आते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास आगे है ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, जो यहाँ पर नहीं होगा वो यहाँ होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों में पहला तीसरा पांचवा अगर अल्प प्राण में हो गया तो जो बचा हुआ है ये दोनों हो जाएंगे महाप्राण, और ये तीनों थे अल्प प्राण। तो दोस्तों कह सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा हुआ है दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का, इसके अलावा अंतस्थ अगर अल्प प्राण हो गए तो इसके आगे जो ऊष्म व्यंजन आते हैं तो वो हो जाते हैं महाप्राण। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, जो उत्क्षिप्त व्यंजन में दो व्यंजन होते हैं ड़ा और ढ़ा। तो ड़ा जो होता है वह वर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ पर तीसरे के नंबर पर आता है तो ये हो जाता है, और ये दोस्तों चौथे नंबर पर आ जाता है तो ये इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाता है महाप्राण और ये हो जाता है अल्प प्राण। अब दोस्तों देखते हैं इसके अलावा जो हमारे पास आगत व्यंजन आते हैं,
तो आगत व्यंजन हमारे पास अभी हमने चेक किया था, तो जितने भी तल बिंदु वर्ण होते थे का, ख, ग, ज, फ, तो ये 5 में से कौन कहाँ जाएगा? तो ये जो का, खा, ग, तो यहाँ पर इसको पहला मान सकते हैं, इसको तीसरा मान सकते हैं और जा को तीसरा मान सकते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन जाएगा? क, उसके बाद में ग और ज। तो दोस्तों हमने देखा कि क, ग, ज ये 3 वर्ण जो है आगत व्यंजन के हैं और ये जो है अपने आप में अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। दोस्तों जो इसमें 2 शेष बची हुई हैं, जिसमें ख और फ, ये दूसरे नंबर पर आते हैं, इसलिए ये दोनों दोस्तों महाप्राण व्यंजन में आ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास इसके अलावा भी कुछ जानकारी है क्या। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लें कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, बचा हुआ महाप्राण। अंतस्थ इसमें है, ऊष्म इसमें है। अंतस्थ में दोस्तों होते कौन कौन से हैं? तो या, र, ल, व। और उसमें कौन से होते हैं? तीनों प्रकार की सा और इसके साथ में हा। फिर बात आती है उच्छिष्ट व्यंजनों की, और ये हमारे आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन जैसा कि हम पहले भी यहाँ पर बता चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन को हमने बांटा है समझ में आ गई होगी आपके। और इसमें जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजनों का अल्प प्राण या महाप्राण नहीं निकालते, क्योंकि वह भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं जो कि पहले आ चुके होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसी में एक अन्य आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद हमारे पास अन्य जो जानकारी है व्यंजन से संबंधित। तो दोस्तों अब हमारे पास जो व्यंजन है उनको विभाजित करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए एक अन्य आधार है, जिसका नाम है घोषत्व का आधार। दोस्तों अब देखते हैं कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कैसे कैसे घोषत्व के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये घोष शब्द है क्या। तो यहाँ पर जो घोष शब्द है इसका मतलब दोस्तों होता है कंपन। कंपन का मतलब कांपना या हिलना, और ये किसका? वायु का या फिर स्वर तंत्रियों का। अगर स्वर तंत्रियों में कोई कंपन हो रहा है किसी ध्वनि के उच्चारण से, तो वह घोषत्व के आधार पर होगा। अगर कंपन हो रहा है तो घोषी है, इसका मतलब उसका नाम सघोष किया जा सकता है, और नहीं कंपन हो रहा है तो अघोष नाम दिया जा सकता है। तो जितने भी घोषत्व के आधार पर व्यंजन हैं, या तो कंपन होगा या तो कंपन नहीं होगा। कंपन कहाँ होता है दोस्तों? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब देखते हैं जो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करते हैं और नहीं करते हैं इसके आधार पर। तो जो नहीं करते हैं उनको दोस्तों हम नाम देते हैं अघोष, और जो कंपन करते हैं उनको नाम देते हैं सघोष। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर जो अघोष शब्द आया हुआ है इसका मतलब है जो कंपन ना करे, और जो सघोष है इसका मतलब है जो कंपन करे। कंपन कहाँ होता है? स्वरतंत्रियों में। अब देखते हैं कि जो कंपन की क्रिया के कारण उत्पन्न जो होते हैं व्यंजन ध्वनियाँ, वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्गीय व्यंजन है, तो उन वर्गीय व्यंजनों में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला और दूसरा, ये जो होते हैं वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के लेटर, तो ये जो है हमेशा अघोष रहते हैं। और जो शेष बचा हुआ है 3, 4, 5, यानी जैसे कह दिया जाए कि वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला दूसरा है इसका मतलब इतना पोर्शन ये अघोष कहलाता है, और जो हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा है ये दोस्तों सघोष कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो पहले और दूसरे में तो कंपन नाम का होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा जब हम उच्चारण करते हैं तब सघोष, इसका मतलब कंपन अधिक होता है स्वरतंत्रियों में। अब इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास वर्गीय व्यंजनों के अतिरिक्त आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं दोस्तों वह सब सघोष में आते हैं। तो अंतस्थ में आते कौन कौन से हैं? या, र, ला, व।
इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास अघोष हैं, तो जो अंतस्थ में अगर यहाँ पर ये हो गए तो लास्ट जो बचते हैं ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन है इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तीनों प्रकार के सा और हा, किंतु यहाँ पर जो हा है वो इधर आ जाएगा। हा जो होता है वह सघोष होता है, और तीनों प्रकार की जो साएं होती हैं जिनको आप ऊष्म व्यंजन कहते हो, ये अघोष व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो उत्क्षिप्त व्यंजन थे, तो उत्क्षिप्त व्यंजन में दोनों के दोनों ढ़ा ढा, ये दोस्तों ये ढ़ा और ढा ये दोनों जो है अपने आप में सघोष ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में जो भी मूर्धा से जिह्वा का जो टकराना है, तालु से लुढ़क कर स्पर्श करना है या झटके के साथ नीचे आना है, तो ये प्रक्रिया जो होती है कंपन ज़्यादा पैदा करती है, इसलिए ये सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आगत व्यंजन थे, तो आगत व्यंजन में हमारे पास अघोष में कौन कौन जाएगा? तो यहाँ पर का, खा और फ, तो ये आगत व्यंजन में हमारे पास दोस्तों जितनी ध्वनियाँ हैं क, ख, फ। इसके अलावा शेष जो बची हुई है ग और ज, तो ये दोस्तों सघोष ध्वनियाँ हैं। तो इस प्रकार एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जो वर्गीय व्यंजन है उसमें से पहला और दूसरा अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है प्रत्येक वर्ग का वह सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन में जितने भी होते हैं वह सब सघोष होते हैं, इसमें कंपन होता है। और तीनों प्रकार की जो साएं होती हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये अघोष के अंतर्गत जाती हैं। और जितने भी आगत व्यंजन हैं तो यहाँ पर क, ख, फ और इधर सघोष में आ जाते हैं ग और ज। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये दो के दोनों जो है हमारे पास सघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों इसके बाद इसमें क्या क्या जानकारी शेष रह जाती है और किस किस नाम से व्यंजन के बारे में जानकारी इसको समझते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो व्यंजन विशेषण से संबंधित क्या जानकारी है। तो दोस्तों हमारे पास एक आता है प्रयत्न। तो दोस्तों पढ़ते हैं कि जो प्रयत्न शब्द है ये है क्या, और इसके अंतर्गत व्यंजनों से जानकारी हमें क्या मिलती है या स्वरों से जानकारी। तो व्यंजन और स्वरों से जानकारी जो प्रयत्न के अंतर्गत आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रयत्न क्या है? यह वर्णों के उच्चारण की रीति है। दोस्तों प्रयत्न जो होता है वर्णों के उच्चारण की रीति होती है। कह सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं उनको उच्चारण करने के लिए जो हमें यत्न करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न। दोस्तों ये जो यत्न या प्रयत्न होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। जो पहला है यहाँ पर वह होता है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है दोस्तों बाह्य प्रयत्न। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, और बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी है इस आधार पर देखते हैं। तो जो प्रयत्न आभ्यंतर होते हैं वह ऐसा प्रयत्न होता है जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व, वर्णों के उच्चारण से वर्णों के उच्चारण के पूर्व किया गया प्रयास। अगर कोई वर्ण है उसको उच्चारण करने से जो पहले प्रयास किया जाता है, और किसके द्वारा प्रयास करते हैं ये भी दोस्तों समझ सकते हैं कि उच्चारण के पूर्व वागिंद्रियों द्वारा किया गया प्रयास जो होता है वर्णों के उच्चारण के पहले वह कहलाता है आभ्यंतर प्रयत्न। दोस्तों ये जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है यह 5 प्रकार का होता है। उसके अंतर्गत समझते हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो होता है उसमें हमें मिलता है स्पृष्ट प्रयत्न। जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है इस प्रयत्न के अंतर्गत वे वर्ण या ध्वनियाँ आती हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का मुंह के किसी न किसी अंग से स्पर्शन होता है। इसके अंतर्गत का से लेकर मा तक वर्ण आते हैं। तो कभी कभी दोस्तों पूछ देगा कि चा
जो वर्ण है या ध्वनि है इसके लिए कौन सा प्रयत्न निर्धारित है? तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो स्पृष्ट प्रयत्न नाम का प्रयत्न है वह च ध्वनि के लिए निर्धारित है। तो यानी का से लेकर मां तक कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए सबके लिए स्पृष्ट प्रयत्न है। दोस्तों देखते हैं कि दूसरा जो हमारा है ईसद स्पृष्ट प्रयत्न। दोस्तों जो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है उसमें ऐसा देखा जाता है कि ऐसे उच्चारण करने के लिए जो वागिंद्रियां हैं वह ऐसे वर्णों का जब उच्चारण करें जिनमें स्पर्शन की क्रिया कम हो या बिल्कुल ना हो। इसके अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं जो य र ल व ये होते हैं। ईसत स्पृष्ट का मतलब कम स्पष्ट हो या स्पर्शन हो जिह्वा का या वागिंद्रियों का आपस में। तीसरा देखते हैं दोस्तों हमारे पास है विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न का मतलब दोस्तों यह है कि जितने भी वर्ण या व्यंजन ध्वनियां हैं या स्वर ध्वनियां हैं उनके उच्चारण में मुंह का खुला होना पाया जाए। अगर मुंह खुलता है तो इसका मतलब है वह सभी स्वरों का होता है। तो स्वरों के लिए हमारे पास विपरीत प्रयत्न आता है। अब कितने स्वर हैं? सभी स्वरों के लिए। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो चौथा है वह होता है ईस द्विवृत्त प्रयत्न। तो यहाँ पर जो ईसत विपरीत प्रयत्न जो होता है उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं तो जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं उसमें हमें मुंह कम खोलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे पास तीनों प्रकार की साय और साथ में ह। इसके अलावा दोस्तों एक पांचवा आता है हमारे पास जिसका नाम है संवृत प्रयत्न। संवृत प्रयत्न के अंतर्गत केवल दोस्तों आ ही आता है और इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पांच हैं या आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रयत्न आते हैं, इसके भेद हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो आभ्यंतर प्रयत्न थे उसके अंतर्गत जो हमें उपभेद मिले थे वो थे 5। अब देखते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है उसके अंतर्गत जो उपभेद हमें मिलेंगे उनकी संख्या है 11। तो दोस्तों देखते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है क्या, इसकी परिभाषा पहले पढ़ें। तो इसमें दोस्तों ये होता है उच्चारण करते समय या उच्चारण करने के पश्चात। उच्चारण करते समय या उच्चारण के पश्चात वागिंद्रियों द्वारा किया गया प्रयास। तो दोस्तों समझ लीजिए कि जो बाह्य प्रयत्न है वह वागिंद्रियां जब किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते समय या उच्चारण करने के पश्चात जो भी प्रयास करती हैं, जो भी यत्न करती हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आता है वीवार, फिर आता है दोस्तों दूसरा श्वास, तीसरा अघोष, चौथा संवार और पांचवा नाद, छठा घोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नवां अघोष। ये तो हो चुका है दोस्तों। तो 8 तक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे के हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो विवार है प्रयत्न, जो श्वास प्रयत्न है और अघोष प्रयत्न है, तो दोस्तों इनको समझने के लिए याद रखें जिनकी परिभाषा अघोष या जिनके जो भी ध्वनियाँ अघोष के अंतर्गत आती थी
उन सभी के लिए, यानी श्वास के लिए, विवार के लिए, सबके लिए वही प्रयत्न होगा। तो आघोष में जो भी आती थी दुनिया, उनमें हमने जैसा कि चेक किया था कि पहले और दूसरे प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा आघोष ध्वनियाँ थी, वही श्वास के अंतर्गत ध्वनियाँ आएंगी, वही विवार प्रयत्न के अंतर्गत ध्वनियाँ आएंगी। तो और दोस्तों देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन के बाद जो आघोष हैं वह तीनों प्रकार के साथ है, और इसके अलावा जो आगत ध्वनियाँ हैं उनसे यहाँ पर जानकारी अगर लेना चाहें तो ये तो आघोष के अंतर्गत ही रहती है। तो प्रयत्न के अंतर्गत हमें पहला और दूसरा और ये ऊष्म व्यंजन, दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं आघोष के अंतर्गत। और जो समार, नाद, घोष, इन तीनों के लिए घोष यानी सघोष, इसका दूसरा नाम सघोष से आप समझ सकते हैं। तो सघोष में हमने लिया था तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबके लिए प्रयत्न घोष, नाद, समार। और हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन थे वह भी सभी जो है घोष या सघोष या नाद या समार प्रयत्न के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो हा था वह भी इसी के अंतर्गत आ जाता था। तो अब दोस्तों देखते हैं जितने भी हमारे पास अल्प प्राण हैं या महाप्राण हैं, इनकी जानकारी अभी हम ले चुके हैं। सघोष हमने पढ़ लिए, तो यहाँ पर केवल हमें ये बताना था कि कौन कौन से होते हैं। तो ये आघोष जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत ये प्रयत्न आते हैं। जो घोष व्यंजनी वर्ण होते हैं वह इनके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं तो यह सब व्यंजनों के लिए हैं, जितने भी हैं ये सब व्यंजनों के लिए हैं। तो जितने यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 8 तक जितने प्रयत्न हैं बाह्य के अंतर्गत वह सब व्यंजनों के लिए हैं। अब देखते हैं इसमें स्वर के लिए कौन कौन से हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो अभी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जो उप हमें मिले थे उनमें 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 8 के आगे 9, 10 और 11। तो यहाँ पर दोस्तों जो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 9वां प्रयत्न है उसे कहते हैं उदात्त, और 10वां जो है उसे कहते हैं अनुदात्त, और जो 11वां है उसे कहते हैं स्वरित। तो दोस्तों उदात्त प्रयत्न, अनुदात्त प्रयत्न, स्वरित प्रयत्न, ये जो है इतना याद रखिए कि ये तीनों प्रयत्न होते हैं स्वरों के लिए। तो जो स्वरों के लिए है तो इसमें जानकारी क्या है और कितने स्वरों के लिए? सभी स्वरों के लिए। तो सबसे पहले समझें कि उदात्त है क्या। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान के उच्च भाग से उच्चरित स्वर। तो दोस्तों जैसा कि हम समझ सकते हैं कि उदात्त स्वर या उदात्त प्रयत्न उन स्वरों का होता है जिसमें उच्चारण के स्थान उच्च भाग से हों, उच्चरित। यानी कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं या उच्चरित स्वर ऐसे जिनके उच्चारण स्थान उच्च भाग से हों। यानी उच्चारण स्थान मान लीजिए अगर कंठ है या मूर्धा है, दंत है, तालु है, तो इन सभी का जैसे ये उच्चारण स्थान है तो इनका जो एक उच्च भाग होगा अगर उससे उच्चरित हो रहे हैं स्वर तो वह जो है कहलाते हैं कि ये उदात्त स्वर है। फिर बात आती है दोस्तों कि अनुदात्त क्या होते हैं। तो जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं उनके अगर निम्न भाग से, तो यहां पर कह सकते हैं उच्चारण स्थान के निम्न भाग से। निम्न का दूसरा नाम दोस्तों कह सकते हैं कि अधोभाग से। अगर अधोभाग से उच्चरित हो रहे हैं तो उन्हीं स्वरों को हम संज्ञा देंगे अनुदात्त स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर उदात्त और अनुदात्त सब वही स्वरों के लिए हैं। फिर बात आती है कि स्वरित रूप क्या होता है। तो जब उच्चारण स्थान का समान रूप से प्रयोग हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब उच्च और अधो या निम्न
समान तरीके से दोनों का प्रयोग करते हुए अगर स्वर का उच्चारण किया जा रहा है किसी भी स्वर का, तो वह कहलाता है स्वरित स्वर। अब दोस्तों हम समझेंगे कैसे कि कौन उदात्त स्वर है, कौन अनुदात्त है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। अब बहुत सी शार्ट ट्रिक है इसके समझने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर कोई उदात्त स्वर है तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये सभी स्वरों के लिए है। यहाँ भी सभी स्वर हैं और यहाँ भी सभी स्वर हैं। तो सभी स्वर आते हैं उदात्त में भी, अनुदात्त में भी, स्वरित में भी। जैसे एक स्वर आप ले लें, यहाँ पर दिया हुआ है अ, तो ये स्वरित का है या अनुदात्त का है या फिर उदात्त का है, तो इसके लिए चिन्ह लगाए जाते हैं कुछ। तो चिन्ह दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों प्रकार से हमने तीनों में क्या लिखा, अ। अब इनको अगर हमें स्वरित बनाना है, स्वरित का मतलब है समान दृष्टि से, आप उच्च भाग से या उच्चारण स्थान के अधोभाग से समान रूप से अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसके लिए चिन्ह होता है ऊपर एक खड़ी रेखा, और अनुदात्त स्वर के लिए उस स्वर के नीचे पड़ी रेखा लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका नाम है पड़ी रेखा, और दोस्तों यहाँ पर ये इसका नाम है खड़ी रेखा। और जब स्वर में कोई चिन्ह ना लगा हो, कोई चिन्ह नहीं, अगर कोई चिन्ह नहीं है किसी भी स्वर के ऊपर या नीचे, तो इसका मतलब है वह उदात्त है और इसका उच्चारण स्थान के उच्च भाग से किया जाएगा, अनुदात्त का निम्न भाग से, और इसके नीचे प्रत्येक स्वर के जो भी स्वर हो, अगर वह अनुदात्त है तो उसके नीचे एक पड़ी रेखा, अगर स्वरित है तो उसके ऊपर एक खड़ी रेखा। इस चिन्ह से हम इसका पता कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास उच्चारण स्थान के लिए क्या ट्रिक है और कैसे इनका उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर हमें ड्रा करना है, उससे हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें और कोशिश करें बनाने की। दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पर जैसे फिगर ड्रा हुआ है, तो इसमें हमें जितना आवश्यकता है बताने की, समझाने की, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जितना भी यह हिस्सा है, इसको थोड़ा और हम ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना समझ के रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फिगर ड्रा करें थोड़ा अच्छा होना चाहिए, याद रख सकें, कोई लाइन इधर का उधर ना हो। तो ये जो पार्ट है इसको हम दोस्तों कहते हैं कंठ। और जैसे ही कंठ के ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इस ऊपर वाले तालु को दो भागों में तोड़ना पड़ता है, जो यहाँ पर इस तरीके से होता है और आगे जा कर के यह कोमल हो जाता है और परत इसकी मोटी हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और इसी में हमारी जो है एक जिह्वा होती है, जो इस तरीके से जिह्वा अंदर हो सकती है। तो आप ये जितने भी दांत हैं आप इनका एडजस्टमेंट बाद में कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो हमारा जो इतना हिस्सा है आधा, तो ये हिस्सा जो कहलाता है उसे कहते हैं तालु। हालांकि तालु ये ऊपर का पूरा सिरा होता है, लेकिन इसे हम कहते हैं कोमल तालु। और जो इस आधे हिस्से के इधर का जो भाग है उसे कहते हैं मूर्धा। और मूर्धा के बाहर जब आते हैं तो हमें दोस्तों मिलते हैं दांत। तो दांत के लिए दोस्तों हम ये ऊपर से बनाएंगे, ये दंत हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ये जो नाक है इसके लिए आप दिखा सकते हैं नासिका।
और दांत का जो निचला सिरा है और दांत के बाहर दोस्तों ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं ओष्ठ। फिर बात आती है कि यहाँ पर जो दांत के निचले सिरे पर आते हैं तो हमें मिलते हैं दंत मूल। दोस्तों समझते रहिएगा, दंत मूल मतलब होता है दांत की जड़। अब दंत मूल के लिए दूसरा नाम आता है वर्त से। अब बात आती है जो कभी कभी देखते हैं कि जो कंठ है और तालु दोनों का प्रयोग करके ही कुछ बोले जाते हैं, तो उनके लिए आप इस तालु को ले लें और इस कंठ को ले लें तो नाम देना पड़ता है कंठ प्लस तालु। तो इसको कहते हैं कंठ तालव्य। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास ओष्ठ है, तो ओष्ठ के साथ साथ हमें कंठ का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो ओष्ठ हैं और साथ में ये कंठ है, तो अब यहाँ पर इसको नाम देंगे हम दोस्तों कंठोष्ठ। जो कंठोष्ठ है उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दांत और ओष्ठ एक शब्द बनेगा दांत, और अगर हम ये निचले वाले ओठ ले लें तो इसको नाम देंगे दंतोष्ठ। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास जो भी शब्दावली यहाँ पर आई हुई है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंठ है इसमें उच्चारण के लिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा। तो कंठ के लिए उच्चारित जब स्थान है तो इसमें हमें मिलता है आ और का वर्ग, और इसके साथ साथ आह और साथ में हा। दोस्तों ये दोनों साथ में इसलिए रखे हैं क्योंकि जो विसर्ग होता है विसर्ग का उच्चारण हा की तरीके से ही होता है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है। चाहे कहें हा के लिए, चाहे कहें आ के लिए, या कहें आ या फिर का वर्ग, इन सब के लिए उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, तो उच्चारण स्थान कैसे समझ लें। तो यहाँ पर कंठ जिनका उच्चारण स्थान है वह अ का वर्ग आह और हा है। दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कंठ उच्चारण स्थान है, अब 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में अगर इनमें से कोई आता है तो वही कंठ से उच्चरित ध्वनि होगी, अन्य नहीं। अब बात आती है दोस्तों कोमल तालु या केवल तालु की। तो तालु में जो होता है दोस्तों इसमें आता है चा वर्ग, इसके अलावा स्वरों में आता है ई और या और सा 3 प्रकार की होती है, उनके तीनों अपने उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं। तो ये सा जो है किसके लिए? तालु के लिए है, और साथ में या है, और ई है, साथ में चा वर्ग है। अब बात दोस्तों आती है कि यहाँ पर जो कंठ और तालु दोनों को मिलाकर प्रयोग किया जाने वाला है, तो दोस्तों इसमें हमारे पास मिलते हैं ए ऐ। अब ए ऐ अगर आता है कहीं पर तो ये कंठ तालु दोनों मिक्सअप हैं। क्यों है? क्योंकि ए और ऐ दो भिन्न भिन्न, इसमें कौन कौन है? आ है और कौन सा है? ई है। तो देखते हैं जैसे कि आ कंठ का था और ई तालु का था, तो दोनों को एक में मिला दिया तो हो गया कंठ तालु। तो इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों कि ये ए जो है दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से है, इसलिए यहाँ पर कंठ तालु 2 हो जाएंगे उच्चारण स्थान। अब आगे देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मिलता है स्वरों में सबसे पहले री और फिर टा वर्ग, और उसके बाद में रा है और ये वाली सा है, और इसके साथ में देखते हैं तो यहाँ पर टा में 5 हो गए, ये रा हो गया और साथ में ये सा हो गया, जिसको आप नाम देते हो मूर्धन्य सा, और यहाँ पर ये री है। इसके अलावा जो नासिक के व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो इसके यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है जो ये हैं दोस्तों, और इसके अलावा हमारा या भी है। अब देखते हैं दोस्तों जो दंत है उसके लिए क्या है, तो दंत जिसका उच्चारण स्थान है यहाँ पर हमें मिलते हैं ता वर्ग, ता वर्ग, और इसके साथ साथ हमें और क्या मिलेगा, तो एक सा जो आता है
दंती सा जिसे आप कहते हो, तो ये सा है। तो 3 सा थी, एक हमने देखा कि सा तालु में गई, एक सा मूर्धन्य में गई और दूसरी सा दंत में आ गई। तो अब देखते हैं ता वर्ग है क्या और इसके साथ है कोई। तो ता वर्ग में दोस्तों जो ना होता है, जब वर्ग की बात करें तो ता वर्ग पूरा है, लेकिन अगर ना अगर स्पेशली पूछ दे तो ना यहाँ भी है और इसके साथ साथ और भी कहीं जाएगा, वो देखते हैं बाद में। फिर आती है बात दंतोष्ठ की। तो दांत और ओष्ठ, यहाँ पर ये दांत है और ये ओष्ठ है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें केवल और केवल वा को रखना है। फिर बात आती है ओष्ठ की। तो ओष्ठ में कौन आते हैं? तो ओष्ठ में दोस्तों यहाँ पर उ और इसके साथ में प फ यानी पा वर्ग, पा वर्ग। उ के बाद में यहाँ पर जो दोस्तों पा वर्ग आता है, पा फा बा भा म। तो ये दोनों, ये सभी और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या उच्चारण स्थान लेते हैं? ओष्ठ। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है दंत मूल। दंत मूल का मतलब दांत की जड़, या इसको नाम देते हैं मसूड़ा। जो मसूड़ा है या दंत मूल है, इनको कहते हैं वर्ष वर्ण। तो यहाँ पर जो दंत मूल है या वर्ष वर्ण है, इसमें हमारे पास आते हैं रा और ला। दोस्तों यहाँ पर रा यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये याद रखिए, कभी कभी रिपीट पूछता है। तो यहाँ पर ये जो रा है और इसके साथ में जो ये ता वर्ग था, इसका एक ना अंतिम, वह भी इसी में था। तो आप ये याद रखिएगा कि ना जो है दंतमूल या वर्ष में भी जाता है। फिर बात आ जाती है कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कंठ भी हो और ओष्ठ भी हो, ऐसे। तो ऐसे आते हैं हमारे पास ओ और औ। अब जहाँ पर दोस्तों ये औ आता है, उस वहीं पर जो आगत स्वर आपका है वह भी आ जाता है, ये याद रखें दोस्तों। अब बात आती है कि जो वा है या दंत है या नासिक है, तो ये जो वा है ये दंतोष्ठ का वर्ण है, यानी दंतोष्ठ और दंतोष्ठ में अंतर क्या है? तो दोस्तों जो दंतोष्ठ है वह ये है, दंतोष्ठ क्या है? इसके उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थान है। ये जो वह है वो दंतोष्ठ वर्ण है और दंतोष्ठ क्या है? वह इसका उच्चारण स्थान है। तो दंतोष्ठ और दंतोष्ठ में अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर तालु है, तो यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान तालु होते हैं या तालु होता है, उन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण। तो यानी तालव्य वर्ण कौन से हैं? ये हैं। पूछ दे कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तो जब तक इनमें से कोई ना मिले तो वह तालव्य वर्ण नहीं होगा। अगर इनके लिए बात आए तो वही बात आ जाएगी कि कंठ तालव्य। यहाँ पर इनके लिए जब बात आती है तो इनके लिए कहते हैं कंठे वर्ण। यहाँ पर जो मूर्धा है जिनका उच्चारण स्थान, इन्हें कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। अब जो जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है उन्हें कहते हैं नासिक्य वर्ण। जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है उन्हें कहते हैं दंत वर्ण। जिनका दंतोष्ठ है ये हो गया, जिनका ओष्ठ है उनको कहते हैं ओष्ठ वर्ण। जिनका दंतमूल है उन्हें कहते हैं वर्ष वर्ण और जिनका कंठोष्ठ है उन्हें कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कंठोष्ठ वर्ण। तो अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कंठोष्ठ वर्ण है तो इनमें से ही आएगा और कोई नहीं होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसी चीज को आप इसके माध्यम से या तो याद कर लें या तो इनका एक सूत्र होता है संस्कृत का, वो उससे आप याद कर लें। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जितने भी हमारे पास स्वर या व्यंजन वर्ण थे उन सभी का उच्चारण स्थान इस फिगर के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। तो आप जितने भी इसमें फिगर में जो भी वर्णमाला के वर्ण जो इस्तेमाल किए गए आप इनको देखें, समझें और याद रखें। इसके बाद उसमें एक सेक्शन छूट रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें एक चैप्टर छूट रहा है अयोगवा।
अयोगवाह क्या हैं, उनको अयोगवाह क्यों कहा गया और ये किसने कहा, ये जानकारी आपको अभी प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि देखा जाए जो अयोगवाह हमारी हिंदी वर्णमाला में है दोस्तों, तो 2 ही होते हैं। वह कौन कौन से हैं, वह स्वर है या व्यंजन है, ये भी जानकारी लेनी है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास जो अयोगवाह हैं, अयोगवाह सबसे पहले बात देखते हैं कि अयोगवाह कहते कि नहीं और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अयोगवाह में देखते हैं दोस्तों, एक शब्द है योग और उसके पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर जो वाह है इसमें वह धातु है। तो यहाँ पर योग का मतलब जिसका योग हो, लेकिन आ लग गया तो इसका मतलब जिसका योग ना हो। लिख सकते हैं दोस्तों कि जिसका योग ना हो। अब ये योग किससे ना हो, स्वर तथा व्यंजन से। जिसका योग ना हो स्वर तथा व्यंजन से, उसे क्या नाम देंगे दोस्तों, अयोगवाह। अब इसमें वाह जो नाम लिया इसका मतलब है फिर भी अर्थ वहन करते हों। तो परिभाषा एक बार फिर से समझ लें दोस्तों, अयोगवाह की पूरी परिभाषा क्या है कि जिसका योग ना हो, किससे ना हो, स्वर या व्यंजन से, फिर भी अर्थ वहन करते हों। इस प्रकार देखते हैं कि जो अयोगवाह की है पूरी परिभाषा हो जाती है। और इसमें कौन कौन से शब्द, ये कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें दोस्तों अंग और अह 2 ध्वनियाँ आती हैं। अब यहाँ पर जो अंग है उसके लिए आ प्लस जो ये नाम है इसका नाम दिया जाता है अनुस्वार और इसे नाम दिया जाता है विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग ये 2 ध्वनियाँ हैं जिनको आप अयोगवाह नाम देते हैं। तो जो अनुस्वार है तो अनुस्वार मेन तो ये है और विसर्ग ऐसे ही आ प्लस इसे नाम दिया गया विसर्ग। यहाँ पर तो ये तो स्वर ही है। तो कभी कभी पूछता है दोस्तों कि जो अनुस्वार और विसर्ग है यह किसका अनुसरण करते हैं। तो ये दोनों हमेशा स्वर का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं, स्वर का। तो दोस्तों याद रखिएगा जो अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियाँ हैं ये हमेशा स्वर का अनुसरण करती हैं। ये अनुस्वार ये है, विसर्ग ये है, लेकिन इसको उच्चारित करने के लिए सहायता इसकी चाहिए और विसर्ग को उच्चारित करने के लिए सहायता इसकी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपने आप में क्या है, स्वर हैं। तो कभी भी याद रखिएगा अनुस्वार और विसर्ग को उच्चारित करने के लिए जब तक कोई सहायक नहीं होगा तब तक वह उच्चारित नहीं होगा। अब अगर ये सहायता लेते हैं तो ये व्यंजन क्यों नहीं है। तो ये व्यंजन, अब देखते हैं दोस्तों इसमें ये व्यंजन है क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो व्यंजन की के लिए होता है, जैसे का है तो का के लिए आप का प्लस आ। तो देखा हमने कि जो का व्यंजन ध्वनि है इसने अपने आप को उच्चारित होने के लिए सहायता तो ली स्वर की, लेकिन उसको अपने बाद रखा है। और वहाँ पर क्या था, अनुस्वार में या विसर्ग में। तो इसने क्या किया, जिसकी सहायता ली है उसको अपने पहले रख दिया। बस यही अंतर है। ये क्या है, बाद में है और यहाँ पर क्या है, पहले है। तो अगर किसी ध्वनि के उच्चारण में कोई दूसरी ध्वनि सहायक हो तो उसे व्यंजन कहते हैं, लेकिन व्यंजन कहते हैं कि हम सहायक ध्वनि को अपने बाद रखेंगे। किंतु अनुस्वार और विसर्ग में क्या हुआ, सहायक ध्वनि को इन्होंने पहले रख लिया। तो इसलिए इन्हें हम शुद्ध रूप से व्यंजन भी नहीं कह सकते। तो ये कहलाते हैं अयोगवाह। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो ये अयोगवाह वर्ण हैं इनको किसने अयोगवाह नाम दिया। तो एक आचार्य हमारे हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी इन्होंने इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
और इससे संबंधित जानकारी एक और बात है दोस्तों, जितना भी वर्णमाला में हमारी ध्वनियाँ होती हैं इनके उच्चारण के लिए शुद्ध तरीके से, तो एक शब्द है, वाक्य है, श्लोक के माध्यम से देख लें। प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दंतोष्ठो यस्य शोभनो प्रगल्भश्च विनीतश्च सा वर्णनम दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्णनम वक्तुम हन्ति, दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रकृतिर यस्य कल्याणी दंतोष्ठो यस्य शोभनो प्रगल्भश्च विनीतश्च सा वर्णनम वक्तुम हन्ति। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जितना भी वर्णमाला मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसका उच्चारण करने के लिए सक्षम हैं तो सक्षम तब होंगे जब ये बात आप पर लागू होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों प्रकृतिर, तो इसका मतलब है प्रकृति ही, यस्य कल्याणी यानी जिसका स्वभाव कल्याणकारी हो। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि दंतोष्ठो यस्य शोभनो, जिसके दांत ओष्ठ शोभनो सुंदर हैं। तो जिसके दांत और ओष्ठ, यहाँ पर पहला शब्द है प्रकृति ही और दूसरा शब्द यहाँ पर है दंत और ओष्ठ। प्रकृति ही यस्य कल्याणी, जिसकी प्रकृति कल्याणकारी है, और दंतोष्ठ शोभनो है। शोभनो का मतलब दोस्तों सुंदर हैं। सुंदर का मतलब कलर से नहीं दोस्तों, यहाँ पर अंग में कोई भी विकार ना हो। कहने का मतलब यह है कि अंग विकार ना हो। आगे दिया हुआ है प्रगल्भश्च विनीतश्च, इसका मतलब है दोस्तों जो वार्तालाप में प्रगल्भ और विनीत हो, प्रगल्भ और विनीत हो, इसका मतलब दोस्तों कि निपुण भी हो और सरल भी हो या विनम्र हो। सा वर्णनम वक्तुम हन्ति, वह ही ठीक ठीक उसका वर्णन कर सकता है। कहने का मतलब जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण ठीक ठीक तरीके से वही कर सकता है जिसकी प्रकृति कल्याणकारी हो, अर्थात जिसका स्वभाव कल्याणकारी हो। जो स्वभाव से चिड़चिड़े हैं उनसे कभी भी वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, या फिर जिनके दांत और ओष्ठ में कहीं भी विकार है तो वह भी उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर वह वार्तालाप या बातचीत करने में निपुण नहीं है, विनीत नहीं है, प्रगल्भ नहीं है, तो वह ठीक ठीक तरीके से उसका विचार मतलब उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक रहा अच्छा रहा होगा, आप सबने इसको ध्यान दिया होगा।